हेलो एवरीवन। आज हम लोग को देखना है आई टी आर फोर कैसे फाइल करते हैं और वो भी असेसमेंट ईयर 2020-21 का। तो आई टी आर फाइल करने के लिए सबसे पहली चीज़ तो हमें एक क्लाइंट चाहिए। क्लाइंट की डिटेल आपके पास होनी चाहिए। तो मेरे पास एक क्लाइंट है जिनकी डिटेल मैंने यहाँ पे लिख रखी है, इसको भी समझेंगे। उससे पहले आई टी आर फाइल करने के आप सभी लोग को पता है, आई टी आर पे आप लोग आई टी आर एंड लिख करके गूगल पे एंटर करेंगे। अब यहाँ पे देखिए ई फाइलिंग आ जाएगा यहाँ पे। अब इसमें क्या करना है, कंटिन्यू टू होम पेज। अब यहाँ पे आपको पहले तो लॉगिन करना है बंदे का, क्योंकि देखिए दो चीज़ें होती है, आप सभी को पता होगा, जी एस टी आर 1 और जी एस टी आर 4 दोनों ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही फाइल होते हैं, और आई टी आर 1 और 4 हम लोग ऑनलाइन ही फाइल मैक्सिमम करते हैं और वही करने में ज़्यादा फ़ायदा भी है। तो हम लोग लॉगिन हियर कर लेते हैं। अब यहाँ पे यूज़र आईडी आता है, सबको पता है यूज़र आईडी आपका पैन नंबर होता है। तो क्लाइंट का जो पैन नंबर है वो मैं यहाँ से डाल दे रहा हूँ कॉपी करके। तो ये हो गया उनका पैन नंबर। नाउ पासवर्ड। पासवर्ड जाहिर सी बात है मैं आपसे डिस्कस नहीं कर सकता, तो मैं पासवर्ड यहाँ पे डाल देता हूँ। ओके, अब इंटर कैप्चा कोड 8TAMVG। ओके, नाउ लॉगिन। ओके, सो यहाँ पे देखिए दे रखा है, यहाँ पे व्यू रिटर्न्स। व्यू रिटर्न्स में यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग इनकम टैक्स रिटर्न, पिछले बार का जितना भी आई टी आर है, आई टी आर 1, आई टी आर 4, ये दोनों प्रोसेस दिखा रखा है, 18-19 का, 19-20 का। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे, वापस डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। अच्छा, एक और चीज़, व्यू रिटर्न्स में जो हम लोग देख रहे हैं ना, इनकम टैक्स रिटर्न इनका जो पिछले सालों का इन्होंने फाइल किया है, 2 सालों का ये फाइल कर रखे हैं, 2018, 19, 19-20 का इनका रिटर्न फाइल हो रखा है असेसमेंट ईयर। अब हमें असेसमेंट ईयर 20-21 का रिटर्न फाइल करना है। अगर आपको पिछले रिटर्न्स को चेक करना है कि कैसे फाइल किया गया था, पिछले साल क्या इन्फॉर्मेशन भरी थी, तो एक तो आई टी आर भी होता है शॉर्ट फॉर्म, एक एच का होता है आई टी आर भी, और आई टी आर फॉर्म जिसमें हमने क्या क्या डिटेल्स एक एक जगह भरी, वो डिटेल आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो क्लिक करके। फिलहाल मेरे को डाउनलोड नहीं करना। जब भी हम लोग रिटर्न फाइल करते हैं उससे पहले, अच्छा एक और चीज़, यहाँ पे देखिए ये एक नई चीज़ आपको दिख रही होगी, ई वेरीफाई रिटर्न डेटा ऑफ प्रीवियस ईयर। अगर ई वेरिफिकेशन रिटर्न अगर कुछ हुआ है तो यहाँ पे दिखा देता है नो रिटर्न पेंडिंग फॉर वेरिफिकेशन, कोई वेरिफिकेशन पेंडिंग नहीं है। अगर कुछ होता तो यहाँ पे दिखने लगता है। तो ये नया लिंक आया है, ये पहले डैशबोर्ड पे नहीं होता था, पहले ये सिर्फ 2 ही ऑप्शन होते थे, नया ऑप्शन ये इंक्लूड किया है 2020-21 में। फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, इंटर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए, लेकिन कभी भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले हम लोग को 26 ईयर्स चेक करना होता है। तो माई अकाउंट पे जाइए, 26 ईयर्स जरूर चेक करिए टैक्स क्रेडिट, यानी कि इनका अगर टी डी एस या एडवांस टैक्स जमा हो रखा है तो यहाँ पे डिटेल आ जाएगा। आप इसको कंफर्म करिए। आई एग्री, प्रोसीड। ये ट्रेसेस की साइट पे पहुंच जाते हैं हम लोग। टी डी एस रिकन्सिलिएशन एनालिसिस एंड करेक्शन एनेबलिंग सिस्टम, ये ट्रेसेस का फुल फॉर्म है। नाउ व्यू क्रेडिट। ये 26 ईयर्स होता क्या, आपको मैं सिंपल तरीके से समझाता हूँ। हालांकि पीछे भी हमने 26 ईयर्स पे बाकायदा एक वीडियो बना रखा है, आप लोगों का डिटेल में पढ़ना होगा तो उसे जाके आप लोग देख सकते हैं। 26 ईयर्स क्या होता है, अगर आपका कहीं टी डी एस कटा है तो टी डी एस कटा है तो क्या वो गवर्नमेंट के खाते में पहुँच गया है कि नहीं पहुँच गया। अगर गवर्नमेंट के खाते में पहुँच गया है तभी वो आपकी टैक्स लायबिलिटी में से माइनस होगा, क्योंकि टी डी एस एक तरह का एडवांस टैक्स होता है। या फिर आपने इनकम टैक्स भी जमा कर दिया, गवर्नमेंट के खाते में पहुँच गया, तो यहाँ क्रेडिट में दिख जाएगा कि हाँ गवर्नमेंट के खाते में क्रेडिट हो गई है। तो देखिए यहाँ पे असेसमेंट ईयर 2021 का हम लोग देख रहे हैं, HTML व्यू देख लेते हैं हम लोग यहीं पे तुरंत, और व्यू एंड डाउनलोड। तो व्यू जैसे ही कर रहे हैं आ गया डिटेल, है ना। अब यहाँ पे देखिए पंजाब नेशनल बैंक से इनका इतना इंटरेस्ट बना है, कोई टी डी एस नहीं कटा है, तो जाहिर सी बात है 9,869 रुपये है। मार्च दिसंबर, ओके 30 सितंबर 194 ये इंटरेस्ट की इनकम है। तो 8,979 रुपये ये जो इनका टैक्स इंटरेस्ट है क्वार्टरली, आपको पता है क्वार्टरली इनका इंटरेस्ट बना हुआ है। तो कोई दिक्कत नहीं है, इस पर कोई टी डी एस नहीं कटा, क्योंकि साल भर में 10,000 से ज़्यादा नहीं होगा। अगर 10,000 से ज़्यादा इंटरेस्ट होता तो यहाँ पे टी डी एस 10% कट गया होता। फिलहाल और कुछ भी नहीं है इनका। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, कोई टी डी एस का रिफंड का केस नहीं है। अब हम लोग वापस आते हैं, अब हम लोग रिटर्न फाइल करने जाएंगे।
तो रिटर्न फाइल करने के लिए आप ई फाइलिंग में जाके इनकम टैक्स रिटर्न में जाके क्लिक कर सकते हैं। अब जैसे क्लिक कर रहे हैं तो सबसे पहले देखिए पैन तो इनका शो ही कर रहा है, असेसमेंट ईयर पूछ रहा है तो हम असेसमेंट ईयर 2021 का फाइल कर रहे हैं। आईटीआर कौन सा है, आईटीआर 4 हम फाइल कर रहे हैं। और फाइलिंग टाइप क्या है, ओरिजिनल है कि रिवाइज्ड है, तो हम ओरिजिनल रिटर्न फाइल कर रहे हैं। सबमिशन मोड क्या है, ऑनलाइन करेंगे कि अपलोड एक्सएमएल करेंगे। ओके, तो हम लोग प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन, ऑनलाइन तुरंत हम लोग करेंगे, देन कंटिन्यू। अच्छा, कंटिन्यू से पहले अगर कोई रिफंड बनता है तो इसी अकाउंट में क्रेडिट हो जाए, इनका जो एसबीआई में अकाउंट है, देन कंटिन्यू। अब जो देखिए यहाँ पे कितने टैब्स है, जनरल इन्फॉर्मेशन है, इनकम डिटेल है, बिजनेस प्रोफेशन की डिटेल है, टैक्स डिटेल है, टैक्स पेड वेरिफिकेशन है, शेड्यूल आप सभी को पता है ये नया आया है 2020-21 में। शेड्यूल मतलब कि जितने भी आपके इन्वेस्टमेंट है उसको डिक्लेरेशन के लिए, तो डिक्लेरेशन ऑफ योर इन्वेस्टमेंट एंड एटीडी एटीजी ये पहले भी थे। एटीडी नया है अभी 2020-21 में, ये अलग से दिया है, वरना पहले बस एटीजी अलग से हुआ करता था। ये डीआई डिक्लेरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड एटीडी ये दो चीज़ असेसमेंट ईयर 2021 में नई चीज़ है। तो चलिए देखते हैं, नेक्स्ट करते हैं। हम लोग इंस्ट्रक्शन पढ़ने की कोई ज़रूरत है नहीं, बाकी यहाँ पे इनकी डिटेल दे रखी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, सो अब देखिए यहाँ पे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये नौकरी भी करते हैं, इनका बिजनेस भी है। तो क्लाइंट की पहले तो मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ, समझा देता हूँ, उसके बाद हम लोग क्लाइंट की डिटेल भरेंगे। तो आप लोग देख लो यहाँ पे जो क्लाइंट है ना हमारे, उनकी सैलरी इनकम भी है और उनका पीजीबीपी बिजनेस भी है छोटा सा, और सीमेंट का मतलब बिजनेस भी करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल का। नाउ अदर सोर्स की इनकम भी है, उनका ट्रैक्टर भी चलता है तो उससे भी कुछ भाड़ा आ जाता है। यू कैन से यहाँ पे फीस की जगह पे मैं लिख देता हूँ फेयर, तो भाड़ा जो आ जाता है। नाउ नेक्स्ट देखिए यहाँ पे और क्या है, 80C में उनका डिडक्शन LIC उन्होंने करा रखा है करीबन 1,59,000 का, 59,970 रुपये देते हैं, लेकिन सबको पता है 1.5 लाख से ज़्यादा का रिडक्शन मिलेगा नहीं। ट्यूशन फीस है तो ट्यूशन फीस में आप सभी को पता है 40,000 रुपये, ये तो ट्यूशन फी LIC सब मिला के 80C में डिडक्शन मिलता है। PF भी इनका कटा है 16,128। अगर हम टोटल डिडक्शन की बात करें, अगर 80C में जो एलिजिबल तो सब हैं 80C में, लेकिन सबका अमाउंट जोड़ के हो जाता है 2,16,105, जितने का डिडक्शन नहीं मिल सकता। आप सभी को पता है 80C में डिडक्शन मैक्सिमम 1.5 लाख का ही मिलता है, जाके भी उससे ज़्यादा नहीं क्लेम कर सकते। बिजनेस एंड प्रोफेशन में इनका टर्नओवर है 25 लाख रुपए के अप्रॉक्स, और करीबन पीजीबी पे इनको दिखाना है 2 लाख, है ना। तो 25 लाख अप्रॉक्स नहीं है, अभी मैंने उनसे कंफर्म किया है, उनका टर्नओवर करीबन है 24 लाख, ठीक है, 88,500 है, तो ये है उनकी टर्नओवर, ठीक है। तो 24,88,500 रुपये के अप्रॉक्स है और 8% है, ठीक है। 8% के हिसाब से उनको प्रॉफिट शो करनी है, बिकॉज ये प्रेजेंटिव टैक्सेशन स्कीम में आते हैं। चलिए अब हम लोग रिटर्न फाइल करते हैं इनका, तो वापस आ जाते हैं रिटर्न पे। अब यहाँ नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है, ये अदर्स में आते हैं, नरेगा में चूँकि एम्प्लॉयड है। अब देखिए यहाँ पे दे रखा है क्या, 139(1), हाँ बिफोर ड्यू डेट रिटर्न फाइल कर रहे हैं, क्योंकि देखो 13 अगस्त चल, हालांकि सबको पता है 31 जुलाई होता है, लेकिन इस साल 2020 में सभी को पता है कोविड-19 जो पेंडेमिक है, इसमें डेट बढ़ा चुका है गवर्नमेंट ने 30 सितंबर दे रखा हुआ है लास्ट डेट। बाकी यहाँ पे आर यू फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम 7 प्रोविजो, नहीं, नो कर दीजिए, आगे बढ़िए, ठीक है। क्या रिप्रेजेंटेटिव भर रहा है, नहीं, कुछ नहीं, आगे बढ़िए। सबसे पहले इनकम की डिटेल, ग्रॉस सैलरी आपको भरनी है, तो ग्रॉस सैलरी यहाँ तो दिख नहीं रही है, सैलरी एज पर सेक्शन 17 की सबसेक्शन 1, तो 17 की सबसेक्शन 1 के अंतर्गत इनकी सैलरी कितनी है, जल्दी से यहाँ देखिए। तो यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को 134,400, 134,400 हमने यहाँ टैब दबाया, ये इनकी साल भर की इनकम है। आप सभी को पता है वैल्यू ऑफ परक्यूजिट ये सब कुछ नहीं है, एग्जाम्प्ट अलाउंसेस कुछ नहीं है, छोड़िए। नेट सैलरी आ गई 1,34,400 रुपये, इसमें डिडक्शन आप सभी को पता है 16 में मिल रहा है, और वो है 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन जो सबको दिया जा रहा है, ठीक है। इंटरटेनमेंट अलाउंस कुछ नहीं है, प्रोफेशनल टैक्स का कोई डिडक्शन नहीं है। फाइनली इनकी इनकम बची कितनी सैलरी की, 84,400। अब देखते हैं यहाँ पे टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, इनकी हाउस प्रॉपर्टी है तो लेकिन सेल्फ ऑक्यूपाइड है, यानी खुद रहते हैं, उसको लेट आउट पे नहीं है। अब देखिए यहाँ पे दे रखा है क्या, इनकी अदर सोर्स की इनकम, देखो ये पहले से फिल होके आ रहा है, हमें नहीं फिल करना पड़ा,
या तो अभी 26 ईयर्स आपने चेक किया था, वहाँ इंटरेस्ट शो कर रहा था, तो वही इंटरेस्ट का अमाउंट यहाँ पे आ गया। तो ये तो इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट है, ये तो क्लियर ऑटोमेटिकली आ जाता है, मैंने नहीं फिल किया है, ध्यान रहे। अब यहाँ पे और क्या फिल कर सकते हैं, एनी अदर, जी हाँ एनी अदर, उनको फेयर से इनकम मिलती है, फेयर ऑफ ट्रॉली या फेयर बस लिख देते हैं, बस बहुत है। तो फेयर से करीबन कितनी इनकम आ जाती है, भाड़े से तकरीबन 45,500 रुपये की इनकम है, तो 45,500 रुपये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 45,500। ठीक है, ये इनकी भाड़े से इनकम हुई है। तो टोटल अदर सोर्स की इनकम हो जाती है इनकी बढ़ के 55,359 रुपये, टोटल मिला के 1,39,779 रुपीज़। तो ये ग्रॉस टोटल इनकम आ गई। अभी इसमें आपने देखा ऊपर, अभी इसमें बिजनेस प्रोफेशन की इनकम नहीं जुड़ी है, ठीक है ना। तो ये बीपी की इनकम नहीं है, क्योंकि इसकी डिटेल अभी आगे मांगेगा अगली शीट में। फिलहाल अब देखो यहाँ पे मांग रहा है क्या, ग्रॉस टोटल इनकम आ गई। अब इसमें से कह रहा है क्या, डिडक्शन वेदर यू हैव मेड इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट। सभी को था कोविड-19 में यहाँ पे बोला गया कि 31 जुलाई तक अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया तो आप उसका भी क्लेम कर सकते हो इस केस में। तो ऐसा क्या है, कोई अदर इन्वेस्टमेंट मेड, क्या आपने इन केस के बीच में दिया, फॉर द पर्पज ऑफ क्लेमिंग एनी डिडक्शन इन पार्ट बी, यहाँ पे नो कर दीजिए। 80 सीमेंट का पहले यानी पिछले साल 31 मार्च तक का ही इन्वेस्टमेंट करीबन 1.5 लाख रुपये, इनका टोटल इन्वेस्टमेंट का अमाउंट मैं लिख देता हूँ 2,16,105 है। छोड़िए क्या ज़रूरत है लिखने का, अगर हम 2,16,105 भी लिखते हैं तो भी रिडक्शन कितने का मिलेगा, 80 सी में 139 नहीं हो सकता ना। अब मैं भी सोच में पड़ गया क्यों ये 139 आ रहा है, बिकॉज ग्रॉस टोटल इनकम से ज़्यादा रिडक्शन हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया, 80 सी का रिडक्शन है। और कोई रिडक्शन इनको क्लेम नहीं करना है। हालांकि एटीडीटी सेविंग बैंक अकाउंट पे अगर इंटरेस्ट हो तो 10,000 रुपये तक का रिडक्शन मिलता है। और इनका जो पीएनबी में अकाउंट है ये सेविंग अकाउंट नहीं है, एफडी है, इसलिए यहाँ पे रिडक्शन हम लोग नहीं क्लेम कर रहे हैं। रिकरिंग है, सॉरी रिकरिंग अकाउंट है। अब देखिए यहाँ पे बस कंप्लीट हो गया, यहाँ पे नेक्स्ट करना है। अब अगला बढ़ते हैं अगले पेज पे। अगले पेज पे जैसे ही आ रहे हैं आप लोग, पहले तो यहाँ पे दिखाना है क्या क्या बिजनेस है, नेम ऑफ बिजनेस। तो यहाँ पे सबसे पहले तो नेम ऑफ बिजनेस यहाँ पे दिखाएंगे, ठीक है। ओके, सो मैंने इनकी फाइल खोल रखी है और पिछले साल के रिटर्न 18-19 का तो किस नाम से था, आकाश ट्रेडर के नाम पे है। तो आकाश ट्रेडर के नाम पे हम उठा लेते हैं। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन मिसिंग है तो इनके लास्ट ईयर रिटर्न उठा करके आप उसमें से देख सकते हो। 9028 है, 9028 है बिजनेस कोड। ये बिजनेस जिस तरह का है उस तरह का आप नेचर को, सिमिलर नेचर ढूंढ लीजिएगा। 9028 है, ठीक है। बिल्डिंग मटेरियल है, डिस्क्रिप्शन मैंने लिख दिया किस चीज़ का बिजनेस है इनका, बिल्डिंग मटेरियल का बिजनेस है। अब देखिए यहाँ पे दे रखा है क्या, अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ पे टाइमिंग चल रही है, अभी 34 मिनट रह गया, उसके अंदर हम लोग को रिटर्न फाइल करना है, हालांकि हम लोग उससे पहले कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए ग्रॉस टर्नओवर, ग्रॉस रिसिप्ट। तो अकाउंट में चेक से सेल हुआ है कि मतलब चेक से सेल हुआ है कि बैंक से, तो इन्होंने मेरे को बता रखा है लगभग सारा कैश दिखा दिया है, बहुत कम ही बैंक से हुआ है। तो कोई नहीं, हम लोग पूरा बैंक हम लोग कैश दिखा देते हैं। तो इनका जो कैश में सेल था इनका था 24,88,500 रुपये। ओके, ये इनकी सेल है। अब यहाँ पे देखिए इस पर कितना है, अगर बैंक से सेल किया होता तो 6% प्रॉफिट मिनिमम दिखाना था, और कैश से किया तो 8% मिनिमम दिखाना पड़ेगा। तो 8% हम दिखा देते हैं, 8% मिनिमम इनका अगर हम प्रॉफिट दिखा रहे हैं तो करीबन कितना हो गया, 1,99,080, ठीक है। ये हो गया इनका प्रॉफिट, ठीक है। यू कैन इंक्रीज ऑल्सो, ठीक है। इसको आप लोग चाहो तो इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, यानी कि इसको 2 लाख अप्रॉक्स भी लिख सकते हो, मतलब 8% या उससे ज़्यादा ही दिखाइएगा, उससे कम नहीं दिखाइएगा। जैसे अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
8% इन्होंने प्रॉफिट दिखा दिया, ये प्रेजेंटिव टैक्सेशन स्कीम में है, 8% प्रॉफिट दिखा दिया, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, ऑडिट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन एटलीस्ट 8% प्रॉफिट शो करना पड़ेगा। तो मैंने 8% की प्रॉफिट इन्होंने इनकी शो कर दी। अब देखते हैं यहाँ पे मैंने दिखाया 1,99,080 रुपीज़। मैं इसको बढ़ा के चाहे तो 2,10,000 रुपीज़ कर देता हूँ, ज़्यादा डिक्लेयर कर देता हूँ। इसके लिए मैंने ऑलरेडी क्लाइंट से परमिशन ले रखा था। अब देखिए यहाँ पे दे रखा है क्या, बिना क्लाइंट के परमिशन के आप ये इनकम्स नहीं दिखा सकते, ये चीज़ ध्यान रहे आप लोगों को। नेम ऑफ बिजनेस, अगेन देखिए यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ प्रेजेंटिव इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, अगर प्रोफेशन का होता 44 ADA के तहत। अभी हम जो डिटेल दिखाएं 44 AD, 44 AD सर्विसेज के लिए, और 44 A याद होगा अप्लाइंग, हायरिंग, लीजिंग के लिए होता है। इसमें भी इनका कोई नहीं है, ठीक है, कोई इनकम नहीं है। अब देखिए यहाँ पे दे रखा है क्या, अब यहाँ पे दिखा रहा है क्या, सैलरी एंड इंटरेस्ट, ये सब पार्टनर वार्टनर का ये सब दिखाने की ज़रूरत नहीं है। प्रेजेंटिव इनकम, ठीक है, इन सब में कुछ नहीं दिखाया इन्होंने। बेसिकली यहाँ पे है क्या, नोट इफ प्रॉफिट आर लोअर देन द प्रेजेंटिव, अगर 44 A के तहत अगर उसे अगर कम प्रॉफिट दिखाओगे जो नोटिफाइड अमाउंट है, अगर एक मिनिमम अमाउंट से भी कम अगर दिखाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, द नंबर ऑफ व्हीकल ओन्ड और एनी टाइम एक्सीड्स 10 देन अदर ITR एज अप्लीकेबल। तो आप ITR 4 नहीं भर सकते, आप फिर नॉर्मल ITR फाइल करो, यानी ITR 3 फाइल करो, और आपको ऑडिट भी कराना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे दे रखा है क्या, इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टर्नओवर, ग्रॉस रिसिप्ट एंड रिपोर्ट ऑफ GST। तो GST नंबर इनका है नहीं, 40 लाख से ज़्यादा का टर्नओवर है नहीं, तो इन्होंने GST नंबर नहीं लिया, और इसीलिए देखो यहाँ पे मैंडेटरी फील्ड नहीं है, मैंडेटरी फील्ड होता तो यहाँ पे हमें भरना पड़ता। अब यहाँ पे देखो दे रखा है क्या, फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स ऑफ बिजनेस। तो आप अगर देखो पिछले साल इन्होंने फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स कितना क्या क्या चीज़ें दिखाई थी, तो पिछली बार देखो इन्होंने सैलरी क्रेडिटर्स 65,000 के दिखा रखे थे, ठीक है ना। तो इनका बुक्स मैंने जो फ़िलहाल देखा है इस समय 45,540 रुपीज़ इनके अप्रॉक्स क्रेडिटर इस बार दिख रहे हैं, ठीक है। और फिर देख रहे हैं क्या, इन्वेंट्रीज 22,000 की पिछली बार दिखाई थी, हालांकि इस बार जो इनका बुक मैंने चेक किया है तो उसमें जो इन्वेंट्री इनकी शो कर रही है अप्रॉक्स 35,600 की, सॉरी 35 नहीं 65,600 की इन्वेंट्री है, स्टॉक है। और पिछली बार देखो डेटर हमने कितना इनका शो किया था, डेटर कुछ नहीं शो किया था। बैलेंस विद बैंक में 15,400 रुपये शो किया था। इस बार मैंने उनसे पूछा है तो उन्होंने डिटेल मेरे को दिया है, 12,800 रुपये का बैलेंस है। ये किस दिन के बैलेंस की बात कर रहे हैं, 31 मार्च के दिन आपको अपने बैंक का बैलेंस बताना होगा। नो कैश इन हैंड आपके पास कितना है, पिछली बार देखो 25,000 रुपये कैश इन हैंड दिखाया है, इस बार इनके पास करीबन 60,000 रुपये, सॉरी 60,000 55,000 रुपये कैश इन हैंड था। देन अब देखें यहाँ पे दे रखा है कि अदर एसेट्स कुछ नहीं, इन्होंने टोटल एसेट्स की इन्फॉर्मेशन दे दी है, तो एसेट्स की इन्फॉर्मेशन इनकी कंप्लीट हो गई। तो देखो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप एसेट और लायबिलिटी दोनों इक्वल करने की कोशिश करिएगा, जो इन्फॉर्मेशन है बस उसी को फिल करिए, क्योंकि आपको अकाउंट्स मेंटेन, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपने मेंटेन किया नहीं है। अब देखिए यहाँ पे जब नेक्स्ट करोगे ना, तो यहाँ पे हालांकि एरर नहीं आया, लेकिन आगे सबमिट करने पे दिक्कत देगा, तो हाँ सब जगह 0 आपको फिल करना होगा बाकी इन्फॉर्मेशन में। अब टैक्स डिटेल कहीं TDS नहीं कटा है, वैसे भी TDS कटा होता तो रिफ्रेश बस करते हैं, अगर कुछ अगर होता भी तो यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल तो कोई TDS नहीं कटा है इनका, ठीक है। अगर कटा होता तो यहाँ पे आ जाता डिटेल, अगर सैलरी से TDS कटा होता है फॉर्म 16 में डिटेल आ गया होता, फॉर्म 16A अदर दिन सैलरी के केस में डिटेल यहाँ पे आ गया होता। 16C भी है, आप लोग पढ़ लीजिएगा आगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन, टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन में इनके डिटेल देंगे, नेचर ऑफ इनकम, ये किस केस में अगर कोई एग्जाम्प्ट इनकम है डिक्लेयर करना चाहते हैं तो डिक्लेयर कर लें। बाकी इनका SBI का बैंक अकाउंट नंबर लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। चंद्र प्रकाश जी इनका कितना, अब यहाँ पे ये सेल्फ में डाल देता हूँ, खुद रिटर्न फाइल कर रहे हैं। प्लेस क्या है, जो इनका प्लेस है वो है
बासी है। अब मैं देख लूँ पिछली बार इनका क्या लिखा गया, सिद्धार्थ नगर लिखा गया कि बासी लिखा गया। चलिए देख लेते हैं डिक्लेरेशन में। चलिए यहाँ पे वेरिफिकेशन में यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो मैं तो डाल देता हूँ जो भी इनका है, सिद्धार्थ नगर ही डाल सकते हैं, सिद्धार्थ नगर, ठीक है। अब चलिए देखिए यहाँ पे क्या है। अब इसको करने से पहले आपकी देखो कोई टैक्स लायबिलिटी तो बन नहीं रही है, एक बार ज़रूर आप आगे भी चेक कर लो। अभी फाइल नहीं करेंगे, इससे पहले ये चेक कर लो। ये क्या है, ये है आपका DI, दैट मीन्स क्या है, डिटेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट्स पेमेंट फॉर द पर्पस ऑफ क्लेमिंग डिडक्शन अंडर सेक्टर 6A। अब यहाँ ITC में अगर कुछ अगर डिडक्शन अगर है LIC का, CCC, तो ये सब डिक्लेरेशन के लिए है, बट अलग अलग डिक्लेरेशन अभी करने का पॉसिबल नहीं है, छोड़ दो इसे। 80D, अगर आपने मेडिकल ट्रीटमेंट करा रखा है, उसका डिडक्शन आप क्लेम करना चाहते हैं, हालांकि प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप सबको पता है 5000 का मिलता है। और 80G, अगर कोई डोनेशन अगर आपने कर रखा है PM केयर में या समथिंग और किसी जगह पे, तो यहाँ पे दिखा सकते हैं। अब इनकम डिटेल्स में देख रहे होंगे तो 2,10,000 रुपीज़ जो बिजनेस इनकम है वो यहाँ शो कर गई, सैलरी डिटेल है ही है। अब इनकी देखिए ग्रॉस टोटल इनकम अगर आप यहाँ पे चेक करोगे 3,49,779, तो 1,50,000 का इनको क्या हो गया, डिडक्शन मिल गया। डिडक्शन के बाद इनकी इनकम बची 1,99,780, इनका कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं क्योंकि इनकी एग्जैम्प्ट इनकम होती है। तो चलिए यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हमें इनकी विदाउट टैक्स लायबिलिटी इनका भाई रिटर्न फाइल करना है, तो मैं यहाँ पे देखो कर रहा हूँ क्या, 3 ऑप्शन आते हैं। आई वुड लाइक टू E-वेरीफाई तुरंत करना चाहते हैं। अब E-वेरीफाई तो कैसे कैसे होता है, आधार से होता है, अगर आधार आपसे आपका मोबाइल नहीं लिंक है तो बैंक अकाउंट से होना चाहिए, प्री वैलिडेटेड बैंक अकाउंट होना चाहिए, डीमेट अकाउंट होना चाहिए, डिजिटल सिग्नेचर जो भी है। और अगर आपका नहीं ये काम कर रहा है तो आप E-वेरीफाई कर सकते हैं। आई वुड लाइक टू E-वेरीफाई, या फिर अभी नहीं करना बाद में करना है तो ये उसके लिए, लेकिन हाँ 120 दिन के अंदर कर लीजिएगा। या फिर आई डू नॉट वांट E-वेरीफाई, आपको E-वेरीफाई नहीं करना है, आप ITR भी प्रिंट करके आपको भेजना है इस जगह पे पुणे में, सॉरी बेंगलुरु में, तो 120 दिन के अंदर उसे भी भेजना होता है। तो अगर ये भेजना है तो आप इस ऑप्शन को लेंगे, लेकिन हम लोग E-वेरीफाई करने जा रहे हैं और इसको प्रीव्यू एंड सबमिट करने जा रहे हैं। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि इसको सिलेक्ट आपने नहीं किया था, जनरल इन्फॉर्मेशन में थी, यहाँ एक बार देख लो किस में थी, ये जनरल इन्फॉर्मेशन में। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें नो कर देना है, बस आगे बढ़ना है। और भी अगर कोई चीज़ अगर छोटा होगा तो अपने आप वो पूछेगा आपसे। तो यहाँ पे फिर सबमिट में क्लिक कर रहा हूँ, फिर यहाँ पूछ रहा है कि यार यहाँ पे भी सिलेक्ट कर लो। यहाँ पे मैंने नॉट क्लेमिंग फॉर सेल्फ एंड फैमिली, मैं क्लेम ही नहीं कर रहा हूँ, यहाँ भी कर देता हूँ नॉट क्लेमिंग, क्लेम ही नहीं कर रहे हैं, सबमिट, ओके। तो यहाँ पे देखिए हम लोग प्लीज़ एंटर द अमाउंट ऑफ सैलरी डेटर इन फाइनेंशियल पर्टिकुलर ऑफ बिजनेस इन शेड्यूल BP। तो BP में देख लीजिए बिजनेस एंड प्रोफेशन, यहाँ कह रहा है सैलरी डेटर है तो सैलरी डेटर भी आप डाल दीजिए। सैलरी डेटर का अमाउंट फिलहाल 0 है, कुछ नहीं है, ठीक है। आप प्रीव्यू एंड सबमिट कर रहे हैं तो अब देखो क्या कह रहा है, प्लीज़ वेरीफाई द डिटेल वैलिड एंड ओके एंड सबमिट द रिटर्न, ओके। अब देखिए यहाँ पे दे रखा है क्या ऑप्शन, डिटेल, एक बार फिर से दिख रहा है, एक बार इसको देख करके अप्रूव कर लीजिए कि कहीं कोई इन्फॉर्मेशन मैंने गलत तो नहीं फिल किया है। यहाँ टोटल इन्फॉर्मेशन आ रही है, इसको एक बार सरसरी निगाह से चेक कर लीजिए, कहीं कोई इन्फॉर्मेशन अगर मिसिंग है, गड़बड़ है, आप उसको ठीक कर सकते हैं। बस अब कुछ नहीं है, ये जो सारे शीट्स अलग अलग दिख रहे थे ना उसको एक पेज पे इन्होंने कर दिया, डाउन सबमिट, ओके। अब ये देखिए आधार OTP है, EBC यूजिंग प्री वैलिडेटिंग बैंक अकाउंट है, ठीक है। तो हम लोग प्री वैलिडेटिंग बैंक अकाउंट से हम लोग कर रहे हैं क्योंकि इनका आधार से OTP लिंक, मतलब आधार से मोबाइल लिंक नहीं है, इसलिए कंटिन्यू। अब OTP आएगा कि वेरिफिकेशन 120 मिनट के लिए अलाउड है, तो इसको हम लोग यहाँ पे डाल देंगे,
ओके सॉरी, 120 मिनट ये कंप्लीट हो गया, मतलब 120 सेकंड कंप्लीट हो गए थे, बट सामने वाले को ओटीपी बड़े लेट में आया तो वो मेरे को दे नहीं पाए, तो उन्होंने कहा फिर से वेरीफाई। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, जैसे ही वो 120 सेकंड खत्म हुआ ना, ओटीपी नहीं डाला तो कह रहा है क्या, योर रिटर्न हैज़ बीन सक्सेसफुली अपलोडेड, आपका रिटर्न तो अपलोड हो चुका है। ईमेल फॉर कंफर्मेशन, ये सक्सेसफुली सबमिशन का यहाँ पे आ भी जाएगा। आप ITR V हैज़ बीन सेंड टू योर मेल ID, यू हैव टू वेरीफाई ITR, ई वेरीफाई आपको करना पड़ेगा, क्लिक हियर टू ई वेरीफाई। तो चलिए यहाँ से मैं वेरीफाई नहीं करता, मैं डैशबोर्ड पे आ जाता हूँ। तो याद होगा एक नया ऑप्शन जो यहाँ पे दे रहा है, ई वेरिफिकेशन ऑफ प्रीवियस ईयर। अच्छा, यहाँ पे अभी अपडेट नहीं हुआ है, कोई टेंशन नहीं। आप व्यू रिटर्न्स में जाइए, ये प्रीवियस ईयर के लिए वेरिफिकेशन के लिए इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करिए। अब देखिए यहाँ पे दिखा रहा होगा एक्नॉलेजमेंट और रिटर्न अपलोडेड बट पेंडिंग ITR भी दिखा रहा है ना यहाँ पे स्टेटस में। तो ITR भी या फिर वेरिफिकेशन पेंडिंग है, तो इसके लिए करना क्या है, वापस डैशबोर्ड पे आएंगे हम लोग यहाँ पे जाएंगे, कहाँ पे, माई अकाउंट पे, यहाँ होता है ई वेरीफाई रिटर्न्स। तो ई वेरीफाई रिटर्न्स में जब जाएंगे तो ये दिख रहा है 2021 असेसमेंट ईयर का ITR ई वेरीफाई के लिए पेंडिंग है। इस वी वेरीफाई पे क्लिक करिए। अब यहाँ पे देखिए आई हैव ऑलरेडी EVC टू वेरीफाई, ई वेरीफाई माई रिटर्न्स एप्लीकेबल ओनली फॉर दोज हु हैव जनरेटेड EVC एक्सेप्ट आधार। आधार के अलावा कहीं से अगर आपने क्या किया है, अगर मंगाया है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या है, आई डू नॉट हैव EVC, आई वुड लाइक टू जनरेट EVC, ई वेरीफाई माई रिटर्न, आई वुड लाइक टू आधार OTP। तो देखिए मैंने जो अपना EVC अभी मंगाया है, बंदे के मतलब क्लाइंट है, क्लाइंट के पास आया भी है, तो वो थोड़ी देर में आया ना, है तो है ना उनके पास अभी इस समय OTP, तो मैं उनसे वही मांग लेता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो दे रखा है आई ऑलरेडी हैव EVC, ई वेरीफाई माई रिटर्न्स डेटा एप्लीकेबल ओनली फॉर दोज हु हैव जनरेटेड EVC एक्सेप्ट आधार। आधार के अलावा, अगर आधार का है तो फिर से EVC जनरेट करना पड़ेगा आपको, बिना उसके काम नहीं चलेगा। लेकिन आधार के अलावा ने मेरा बैंक से था, इनका तो ये काम चल जाएगा OTP। तो मैं उनसे वही OTP मांग के यहाँ पे डाल दूंगा, ठीक है। EVC कोड बस यहाँ पे आपको डाल देना है। ओके, सो OTP मैंने उनसे पूछ करके यहाँ पे डाल दिया है। नाउ सबमिट पे हम लोग। ओके, सो OTP मैंने जो EVC आया था, EVC मैंने टाइप कर दिया है, पुराना वाला ही सबमिट ले लिया इस बार। पिछली बार मैंने रॉन्ग दबाया था, रॉन्ग लिखा था शायद। अब देखिए योर रिटर्न हैज़ बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड, ट्रांजेक्शन ID इज दिस वन, EVC इज जनरेटेड। ओके, सो अब देखिए यहाँ पे माई डैशबोर्ड पे हम लोग आते हैं, और डैशबोर्ड पे आने के बाद अगर हम लोग यहाँ पे आएंगे माई अकाउंट में, ई वेरिफिकेशन ऑफ रिटर्न में, तो यहाँ पे अब देखो नो रिटर्न इज पेंडिंग फॉर वेरिफिकेशन। अगेन व्यू रिटर्न्स में जाते हैं और यहाँ पे हम लोग इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करते हैं, सबमिट करते हैं, और जैसे यहाँ सबमिट करते हैं तो यहाँ पे जो दे रखा है सक्सेसफुली वेरीफाइड। अब कुछ दिनों बाद जब इनका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, देन यहाँ पे ITR प्रोसेस लिख जाएगा, जिस तरह से ये दोनों का लिखा हुआ है। तो मेरे ख्याल से ITR 4 फाइल करना आपको समझ में आ गया, बहुत ही ईजी है। और कभी भी हम लोग रिटर्न फाइल करते हैं तो 26 AS जरूर चेक करते हैं, बिना 26 AS को चेक किए हम रिटर्न फाइल नहीं करेंगे। सो अगर ये वीडियो अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। हाँ, और अगर आपको इस वीडियो में ऐसा कुछ खास नहीं लगा हो तो प्लीज़ इसको एक बुरा सपना समझ के भूल जाइएगा, एंड सब्सक्राइब का बटन दबाना प्लीज़ भूल जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।